नाम है चैप्टर 1 है आपका चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है यूनिट एंड डायमेंशन। तो ये चैप्टर आपका पूरा रिवीजन करवाने के बाद मैं इस पे आपको नीट का पीवाईक्यू भी करवाऊंगा कि नीट में आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं। तो क्या याद रखोगे, फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप के। पहला होता है आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, देन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। पीक्यू का मतलब क्या है यहाँ पर? फिजिकल क्वांटिटी। तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो जस्ट लाइक ABCD होता है। जैसे ABCD, किसी भी लेटर को लिखने के लिए आपको ABCD पता होना चाहिए। तो किसी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को बनाने के लिए आपको ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पता होना चाहिए। अब आपसे कोई पूछेगा कि कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, तो क्या बताओगे? देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सा होगा? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट और लुमिनियस इंटेंसिटी। उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कितने होते हैं। तो याद रखना देयर आर 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सा है? पहला है आपका प्लेन एंगल जो 2D में यूज होता है। दूसरा क्या है? सॉलिड एंगल जो 3D में यूज होता है। इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट के स्टेटमेंट में पूछ रखा है कि बोथ ऑफ देम आर डायमेंशनलेस बट हैव यूनिट। मतलब ये क्या है? डायमेंशनलेस है, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, लेकिन इनके पास क्या है? यूनिट है। तो ऐसा माना जाता है कि जिसके पास यूनिट होता है उसके पास क्या होना चाहिए? डायमेंशन होना चाहिए। लेकिन ये 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी ऐसे हैं जिनके पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो जैसे मान लो A फॉर एप्पल लिखते हो तो एप्पल के लिए आपको ABCD पता होना चाहिए। तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी है जिसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव किया जाता है। जैसे एग्जांपल में वेलोसिटी का यूनिट क्या जानते हो? बताओ, मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही डेंसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम एक्सेट्रा, ये आपका क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो अभी तक आपने क्या सीखा? टोटल फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के होते हैं? बोलो मेरे साथ, 3। पहला क्या है? फंडामेंटल, कितने टाइप्स के? 7। दूसरा क्या है? सप्लीमेंट्री, कितने टाइप्स के? 2। ड्राइव्ड जो फंडामेंटल से ड्राइव करे। अब आपका यूनिट याद रखना है, प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है? रेडियन। और सॉलिड एंगल का यूनिट क्या होता है? एस्ट्रेडियन। ये पता होना चाहिए। इसके बाद यहां पर समझो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज मेड ऑफ 2। पहला क्या? न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। जैसे मान लो कि मैंने यहां पर 10 लिखा तो 10 में यूनिट लगाएंगे मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या बन जाएगा? फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं बोलूं कि 10, तो 10 का मतलब क्या समझोगे? कुछ नहीं, 10 कुछ भी हो सकता है। 10 सेकेंड हो सकता है, 10 मीटर पर सेकेंड हो सकता है, 10 किलोमीटर हो सकता है। तो ये यूनिट ही बताएगा कि ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। तो 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी। उसी प्रकार मैं बोलूंगा कि 5 आलू। 5 आलू बोलते हो क्या? क्या बोलते हो? 5 केजी आलू। तो केजी लगा दिया तो इसका मतलब क्या है? ये मास है। 2 केजी प्याज, केजी लगा दिया, इसका मतलब क्या है? मास है। तो उसी प्रकार एक चीज न्यूमेरिकल के लिए याद रखोगे कि n इंटू यू। n का मतलब नंबर, u का मतलब यूनिट। ये क्या होता है? कांस्टेंट। यानी यहां से n1 u1 बराबर क्या हो जाएगा? n2 u2। ये फॉर्मूला है, इस पे नीट में क्वेश्चन पूछा है। अभी मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा। समझ में आया? कैप 1-2 बार इधर भी उठा के देख ले शकल। n1 u1 बराबर क्या हो जाएगा? n2 u2। अब देखो जो n जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? 1/u। तो देखो जब भी इनवर्सली का रिलेशन आएगा तो इसमें याद रखना कि इसका ग्राफ ऐसे बनता है। तो n और u के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। ऐसे ही u और n के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। यहाँ पर NU कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का ग्राफ हमेशा एक लाइन होता है। यहाँ पर भी क्या बनेगा? एक लाइन होगा। तो बस ये ग्राफ आपको माइंड में रखना है। अब ये कन्वर्जन पता होना चाहिए। जैसे यहाँ 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर का मतलब कितना मीटर समझोगे? 1000 मीटर। 1 kg है, 1 kg का मतलब कितना ग्राम? 1000 ग्राम। 1 डे का मतलब
1 डे का मतलब 24 आवर, लेकिन ये किस में लिखा गया है, सेकंड में। तो 24 आवर को पहले मिनट बनाओगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर सेकंड बनाओगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करके आता है 86,400 सेकेंड। तो कोई पूछेगा तुमसे कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, तो डायरेक्ट याद रखना 86,400 सेकेंड। 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। इतनी बात सबको समझ में आ गया। ये देखो स्लाइड कितना अच्छा से डिजाइन किया गया है, इस पे गौर दो, सब चीज इसमें कवर मिलेगा। अब आपको देखो फिजिकल क्वांटिटी है, उसका एसआई यूनिट पता होना चाहिए, उसका सिंबल पता होना चाहिए और उसका डायमेंशन पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लेंथ है तो लेंथ का एसआई यूनिट आप लोग क्या जानते हो, मीटर। तो मीटर का सिंबल क्या होता है, स्मॉल m। डायमेंशन क्या होगा, l। l का मतलब लेंथ। डायमेंशन को हमेशा बड़ा ब्रैकेट में लिखा जाता है। मास, मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। कैसे लिखेंगे, kg। डायमेंशन क्या होगा, कैपिटल M। वैसे ही टाइम, टाइम का क्या हो जाएगा, सेकंड, स्मॉल s। टाइम को ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही करंट, करंट का एम्पियर आप लोग जानते हो, कैपिटल A से डिनोट करेंगे, डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल A। टेम्परेचर, टेम्परेचर का कितना यूनिट जानते हो, सेल्सियस, फॉरेनहाइट, केल्विन। लेकिन अगर ऐसा यूनिट की बात करेगा तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन। केल्विन को किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल K से। डायमेंशन हो जाएगा K। 6 है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल। केमिस्ट्री में पढ़े होगे, मोल कंसेप्ट पढ़े हो ना। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है, मोल। कैसे डिनोट करेंगे, MOL। और इसके बाद लुमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट क्या याद रखोगे, कैंडेला। कैसे डिनोट करेंगे, CD से। और डायमेंशन CD हो जाएगा। याद कैसे रखोगे, LIC। कैसे याद रखोगे, LIC। लुमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला। तो लुमिनियस इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, कैंडेला। LIC से याद रहेगा। उसके बाद सिस्टम, मास, लेंथ। देखो 3 टाइप का सिस्टम होता है। पहला होता है CGS सिस्टम, दूसरा होता है FPS सिस्टम और तीसरा होता है MKS सिस्टम। तो आपसे कहेगा CGS सिस्टम में मास को कैसे मेजर किया जाता है, तो बोलना कि सर ग्राम में मेजर किया जाता है। CGS में किससे किया जाता है, ग्राम में। लेंथ को किससे मेजर किया जाता है, सेंटीमीटर में। और टाइम को सेकंड में। वैसे ही FPS में मास को किससे डिनोट करेंगे, पाउंड से। लेंथ को फीट में और टाइम को सेकंड में। MKS सिस्टम में मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में। इसमें गौर करने वाली बात ध्यान दो, गौर करने वाली बात क्या है, तीनों में जो टाइम है उसका यूनिट हमेशा क्या है, सेकंड ही है। तो पूछेगा कि कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें CGS, FPS और MKS में सेम यूनिट होता है, तो क्या बताओगे, टाइम। समझ में आया। चलो आगे देखो, 1 फीट में कितना होता है, 0.3 मीटर। 1 फीट में कोई पूछेगा कितना मीटर, तो 0.3 मीटर। 1 पाउंड में 0.454 kg। ऐसे ही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। वैसे ही 1 अर्ग बराबर कितना होगा, 10 की पावर -7 जूल। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। 1 कैलोरी का मतलब 4.2 जूल। याद करो, जब कैलोरी को जूल बनाते थे तो 4.2 से डिवाइड करते थे। 1 लाइट ईयर बराबर 9.4 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। हॉर्स पावर पढ़ाया था, 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, 746 वाट। वो 1 डे में अभी बताया था 86,400 सेकेंड। 1 आवर में सबको पता है 3600 सेकेंड होता है। 1 किलो वाट आवर का मतलब होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 1 एंगस्ट्रॉन का मतलब 10 की पावर -10 मीटर। 1 मिलीमीटर का मतलब 10 की पावर -3 मीटर। 1 माइक्रोमीटर का मतलब 10 की पावर -6 मीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब 10 की पावर -9 मीटर। 1 पिकोमीटर का मतलब 10 की पावर -12 मीटर। और 1 फर्मी मीटर का मतलब 10 की पावर -15 मीटर। ये सब कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए अगर आपको फिजिक्स अच्छा समझना है। और जब फिजिक्स अच्छा समझना है तभी नीट का रिजल्ट आएगा और तभी डॉक्टर बन पाओगे। तो ये सब कन्वर्जन आपको याद करना होगा। अब ये सब मिलेगा कैसे, तो ये मैं आपको दे दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। ये सब आप वहां से याद कर लोगे, सिर्फ आप सुनते रहो। आगे देखो,
अगला है आपका सम इंपॉर्टेंट यूनिट। आप लोग जानते हैं स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मोमेंटम का क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फोर्स का सब लोग जानते क्या होता? न्यूटन। एनर्जी का जूल। इसमें तो बहुत चीज आपको पहले से ही पता होगा, है ना? नहीं पता होगा तो इसका मतलब फिजिक्स ध्यान से पढ़ ही नहीं रहे थे आप लोग। वर्क का क्या होता है? न्यूटन मीटर या जूल। पावर का जूल पर सेकेंड या वाट। प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। टॉर्क का न्यूटन मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट का न्यूटन पर मीटर। उसके बाद फ्रीक्वेंसी का याद है 1/सेकेंड या क्या लिखते थे? हर्ट्स। क्या लिखते थे? हर्ट्स। इंटेंसिटी का वाट पर मीटर स्क्वायर। चार्ज का ये 12th क्लास में पढ़ोगे। चार्ज का क्या होता है? कूलम। रेजिस्टेंस का ओम। कैपेसिटेंस का फैराड। इंडक्टेंस का हेनरी। ये सब नहीं जानते होगे, ये सब 12th क्लास में आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला। ये सब 12th का टॉपिक है। अब यहां पर सम इंपॉर्टेंट डायमेंशन आपको रटा होना चाहिए, जिसको मैंने हाईलाइटेड किया है। जैसे एरिया का डायमेंशन क्या होता है? एल स्क्वायर। वॉल्यूम का एल क्यूब। स्पीड या वेलोसिटी का LT-1। एक्सेलरेशन का LT-2। ऐसे ही मोमेंटम का MLT-1। डायमेंशन को हमेशा MLT के फॉर्म में लिखते हैं। डेंसिटी का ML-3। फोर्स का MLT-2। ये इंपॉर्टेंट है फोर्स का। प्रेशर का ML-1T-2। एनर्जी का ML²T-2। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार पावर का याद रखोगे ML²T⁻3। फ्रीक्वेंसी का T⁻⁻1। टॉर्क का ML²T-2। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जब क्लास में रहोगे, रेगुलर क्लास में तो ये ड्राइव करवाया जाता है, लेकिन आपको याद रखना है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या होता है? m-1 L⁻3T-2। एंगुलर मोमेंटम का ML²T⁻1। ऐसे ही ये सब आपको याद होना चाहिए, तो ये सब आपको मिल जाएगा, ये याद कर लेना। नेक्स्ट देखो थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। 12th में चार्ज का याद रखोगे, अभी आओगे तो पढ़ाऊंगा कि एम्पियर टी होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ML²T⁻3। कहने का मतलब ये सब डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। अब आ जाओ आगे देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, समझोगे ध्यान से। आपसे पेपर में कहेगा कि ये क्या लिखा हुआ है? टाइम। तो कहेगा टाइम का डायमेंशन 3 बार PYQ बना है इससे। टाइम का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होता है? तो √LC के बराबर हो जाएगा, RC के बराबर हो जाएगा, √M/K के बराबर हो जाएगा और L/R के बराबर हो जाएगा। यानी ये सब टाइम के इक्वल ही होता है। यानी R का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस। C का मतलब कैपेसिटेंस। L का मतलब इंडक्टेंस। ये सब 12th क्लास में पढ़ोगे। तो यहाँ पर √LC, RC, M का मतलब क्या है? मास। K का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आपसे पेपर में कहेगा टाइम का डायमेंशन किसके बराबर होता है, तो ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाओ, एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन ML-1T-2 याद होना चाहिए। तो देखो ये किसके बराबर होता है? प्रेशर के बराबर होता है। B²/2μ0 के बराबर होता है। हाफ F∇0E² के बराबर होता है। स्ट्रेस पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे स्ट्रेस? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में, याद है? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस सब दे रखा है। तो ये एनर्जी डेंसिटी इतने के इक्विवेलेंट होता है। इसके बाद आपका एनर्जी का डायमेंशन क्या याद रखोगे? ML²T-2। तो देखो ये जितने बोर्ड पे लिखे हुए हैं ना, ये सब एनर्जी के इक्विवेलेंट ही होता है। जैसे अभी 12th क्लास में आओगे तो ये ½ CV² है, ये फॉर्मूला पढ़ोगे। ये एनर्जी स्टोर इन क्या है? कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर इन क्या है? कैपेसिटर। ½ CV²। ये क्या है? P × V, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, वो भी क्या होता है? एनर्जी होता है। nRT पढ़े थे, किसका इक्वेशन है? PV = nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। उसके बाद ये देखो, ये भी एनर्जी का फॉर्मूला, ये भी एनर्जी का फॉर्मूला और ये भी एनर्जी का फॉर्मूला। Q × V, V यहाँ पोटेंशियल है। टॉर्क जानते होगे, वर्क। ½ LI², एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। ये सब किसका डायमेंशन है? एनर्जी का। इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलो इसके बाद हम लोग चलेंगे, ये आपसे पेपर में पूछेगा कि इसमें से कौन सा डायमेंशन लेस है। क्या पूछेगा? कि इसमें से कौन सा डायमेंशन लेस है। तो टोटल पूरे खोज के मैंने 13 निकाले हैं और इसके बाहर नीट में कुछ नहीं पूछेगा। तो डायमेंशन
डायमेंशनलेस में कौन कौन सा आ जाएगा, मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। पहला बोलो, मन में ही बोलो, बोलो रिलेटिव डेंसिटी, मन में बोलो रिलेटिव डेंसिटी। दूसरा क्या है, स्ट्रेन, ये सब क्या है, डायमेंशनलेस है। फिर बोलो प्लेन एंगल, प्लेन एंगल क्या है, डायमेंशनलेस। बोलो सॉलिड एंगल, फिर बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव परमिबिलिटी, इफिशियंसी, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर, रिलेटिव परमेबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पॉइजन रेशियो, पढ़े थे, याद है पॉइजन रेशियो। उसके बाद जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, लोगरिथमिक फंक्शन होते हैं, वो सब क्या है, डायमेंशनलेस है। जैसे मैं बोलूंगा कि यहाँ पर साइन ओमेगा टी है, बताओ ओमेगा टी का डायमेंशन क्या होगा, तो कहोगे सर ये ट्रिगो फंक्शन का एंगल है, इसका मतलब ये क्या है, डायमेंशन लेस है। यानी कोई भी एंगल क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर 12th क्लास में पढ़ोगे, तो ये सब क्या है, डायमेंशन लेस है। आगे आ जाओ, आगे है आपका एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ये आप लोग लेट आए थे इसलिए चैप्टर नहीं पढ़े होगे, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा ना, थोड़ा बहुत आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखो पहला एप्लीकेशन क्या है, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। कहने का मतलब आप लोग ये फॉर्मूला तो जानते हो, S बराबर क्या होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बोलो S बराबर क्या होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। लेकिन अगर मैं S बराबर UT प्लस AT स्क्वायर भी लिख दिया तो देखो ये फॉर्मूला गलत है, ये फॉर्मूला क्या है, गलत है। लेकिन डायमेंशनली ये दोनों क्या है, करेक्ट है, डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। ऐसे ही देखो वी स्क्वायर बराबर क्या है, यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी न्यूमेरिकली करेक्ट, बट ए न्यूमेरिकली करेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज डायमेंशनली करेक्ट। ये चीज आपको पता होना चाहिए। आगे देखो, अब है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, इन ए डायमेंशनल इक्वेशन डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म ऑन बोथ साइड मस्ट बी सेम। मतलब कोई भी इक्वेशन दिया होगा तो उस इक्वेशन का LHS का डायमेंशन RHS के डायमेंशन के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो जैसे मान लो यहाँ पर फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन जो होगा वो किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के डायमेंशन के बराबर होगा। ऐसे ही डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, तो मास और डेंसिटी के इक्वेशन के बराबर होगा। क्या हुआ, कहाँ जा रहा है, सर से बात कर लिया, पहले बात करके आ? अच्छा हो गया है, तब जाओ, मुझे लगा डायरेक्ट जा रहे हो, जल्दी जाओ जल्दी। चलो आगे देखो, नेक्स्ट है, आप याद रखना कि सेम डायमेंशन को ही ऐड किया जाता है, अलग अलग डायमेंशन को ऐड नहीं कर सकते। जैसे मैं बोलूंगा कि यहाँ पर 5 kg है, इसको 5 सेकेंड के साथ ऐड करो, क्या ये पॉसिबल है, 5 kg को 5 सेकेंड में ऐड कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो यानी दोनों का डायमेंशन और यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वही चीज लिखा हुआ है, सेम, अलग अलग डायमेंशन को माइनस नहीं कर सकते। अब आ जाओ, दूसरा एप्लीकेशन क्या है, डेराइविंग द रिलेशनशिप अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे देखो यहाँ पर, इफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन लेंथ। आपको पता है कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। देन ड्राइव फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन देगा कि टाइम पीरियड जो है इस पे डिपेंड कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला बताओ डायमेंशन से कैसे आया। तो देखो कितना आसान है, टाइम पीरियड को मैंने क्या लिया, कैपिटल T। मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या बोला है, लेंथ, उसकी पावर मैंने अपनी तरफ से A ले लिया। और क्या बोला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या है, G, और इसकी पावर मैंने क्या ले लिया, B। अब जो A और B का टर्म निकल के आएगा वही फॉर्मूला डिसाइड करेगा। तो देखो टाइम पीरियड है,
तो टाइम पीरियड में का डायमेंशन क्या होगा? क्या टाइम में मास होता है? नहीं। तो जो नहीं होता उसका पावर 0 लगा दो। क्या लेंथ होता है? नहीं। तो एल पे 0 लगा दो। टी की पावर क्या हो जाएगा? 1। तो क्या आ गया? m0 l0 टी की पावर 1। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? एल लेंथ। लेंथ का डायमेंशन क्या? कैपिटल एल, इसकी पावर a। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या? एल टी माइनस 2, और इसकी पावर क्या हो जाएगा? b। अब आगे आओ, m0 l0 t1 को मैंने ऐसे ही रखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। l देखो यहाँ l की पावर a है और यहाँ l की पावर क्या है? b। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो l बराबर l की पावर क्या हो जाएगा? a प्लस b, और यहाँ l की पावर क्या हो जाएगा? माइनस 2b। अब कंपेयर करो, तो यहाँ a प्लस b है और यहाँ पावर क्या है? 0। तो a प्लस b किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। a प्लस b किसके बराबर हो जाएगा? 0 के। ऐसे ही देखो, t की पावर यहाँ माइनस 2b है और यहाँ t की पावर क्या है? 1 है, यानी 1 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 2b। तो यहाँ से b निकालो, तो यहाँ माइनस 2 है तो नीचे आ गया, तो b की वैल्यू क्या आ गया? माइनस 1/2। अब इस b की वैल्यू माइनस 1/2 यहाँ रखो, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा? प्लस 1/2। तो देखो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, a की वैल्यू 1/2 आया, तो a की जगह मैंने 1/2 रख दिया। b की जगह माइनस 1/2 आया, तो b की जगह मैंने माइनस 1/2 रख दिया। तो b की जगह जैसे ही माइनस 1/2 रखा, तो देखो 1/2 का मतलब जानते कि उसका रूट होता, रूट का मतलब 1/2, तो रूट एल अपॉन में ये क्या आ जाएगा? रूट जी। माइनस है इसलिए नीचे शिफ्ट किया हूं, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ गया? अंडर रूट एल बाई जी। अब आप लोग जानते कि प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते, तो या वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है? 2 पाई। तो t बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो ये कैसे आता है? ये एक्सपेरिमेंटल से आता है, एक्सपेरिमेंट से, कि 2 पाई होता है। तो इसीलिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लिखा जाता? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो ये डायमेंशन से कैसे आया वो मैंने समझा दिया। इसके बाद जो आता है आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ये भी इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट का मतलब क्या है? जैसे ये देखो, 1 न्यूटन बराबर कहेगा कि कितना डाइन होता है? ऐसे आपको याद है 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 10 की पावर 5। नहीं याद है तो याद रखोगे 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 की पावर 5 डाइन। लेकिन ये आया कैसे मैं वो समझा रहा हूं, देखो समझो। अभी आपने पढ़ा था फॉर्मूला N1 U1 बराबर क्या पढ़ा था? N2 U2 अभी बताया था। तो देखो मेरे को बोला है 1 न्यूटन, तो N1 की जगह मैंने क्या रख दिया? 1, U1 की जगह U1, N2 U2। अब बताओ यहाँ पर 1 रहेगा, इसका डायमेंशन M1 L1 T1 माइनस 2 किसका डायमेंशन है? फोर्स का डायमेंशन क्या है? M1 L1 T1 माइनस 2 याद होगा, बराबर N2, यही निकालना है। और इधर भी फोर्स आएगा, तो फोर्स का डायमेंशन मैंने M2 L2 T2 माइनस 2 रखा, क्योंकि देखो अगर ये 1 और 2 नहीं रखता तो ये कट जाता, इसलिए अलग अलग रखा है। तो मेरे को चाहिए N2, तो देखो यहाँ से N2 निकालेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, इधर ये आया, तो N2 बराबर, N2 को इधर ही रखा, M1 के नीचे M2 को लाया, L1 के नीचे L2 को लाया और T1 के नीचे T2 को लाया। तो देखो यहाँ पर आप लोग जानते जो फोर्स है वो आपका क्या है? MKS सिस्टम में है। तो इसको मैंने केजी में लिखा, M1 को किस में लिखा? केजी में, और M2 को किस में लिखा? ग्राम में। L1 को किस में लिखा? मीटर में। L2 को किस में लिखा? सेंटीमीटर में। क्योंकि CGS में हम जानते हैं कि 10 की पावर 5 डाइन होता है। और टाइम तो आप लोग को बताया था कि टाइम दोनों में क्या रहेगा? सेकंड ही रहेगा, तो सेकंड रखा। अब देखो 1 kg है, तो 1 kg को ग्राम में बनाओगे तो 1000 ग्राम लिखोगे, और नीचे क्या है? ग्राम। 1 मीटर को सेंटीमीटर में बनाओगे तो 100 सेंटीमीटर लिखोगे, और नीचे क्या है? सेंटीमीटर। बराबर क्या है? N2। सेंटीमीटर सेंटीमीटर और ग्राम ग्राम कट गया, तो 1 2 3 और इसका 100। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 10 की पावर 5। तो इसीलिए बोला जाता है कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 10 की पावर 5 डाइन। ये कैसे आया ये मैंने पूरी तरीके से समझा दिया। तो आपको अगर समझ में कम भी आया होगा, ऐसे तो आया होगा, मैं मान के चलता हूं कि 100 में से 25, 30 या 50% भी आया होगा। अगर नहीं आया तो ये तो कंफर्म समझ में आया कि 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 10 की पावर 5 डाइन। ये 100% याद कर लेना, ठीक है। अब 1 अर्ग बराबर क्या होता है? 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है? 10 की पावर 7 अर्ग। ये आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है। अब आगे आ जाओ।
अब कुछ लिमिटेशन है आपका डायमेंशनल एनालिसिस का, तो उस लिमिटेशन को सिर्फ पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ही पढ़ के सुनाता हूँ। पहला लिमिटेशन क्या है? इट कैन ओनली बी यूज्ड बी इफ द डिपेंडेंसी इज ऑफ मल्टीप्लीकेशन टाइप, यानी मल्टीप्लीकेशन टाइप होगा तभी हम लोग डायमेंशन एनालिसिस यूज कर सकते हैं। इट वर्क अप टू थ्री फिजिकल क्वांटिटी ओनली। थ्री फिजिकल क्वांटिटी ओनली का मतलब क्या बोल रहा है? फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री और ड्राइव। तीसरा कह रहा है कैन नॉट बी यूज्ड इफ फार्मूला कंटेन ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक फंक्शन। अभी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल का पावर कुछ भी रहे, ये भी क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। तो यही चीज आपसे बोल रहा है, यही चीज क्या कर रहा है? वो आपसे बोल रहा है। फोर्थ क्या है? इट कैन नॉट बी यूज्ड इफ डिपेंडेंसी इज ऑन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम डायमेंशन। अगर सेम डायमेंशन, और पांचवा क्या कह रहा है? पांचवा कह रहा है दिस मेथड कैन नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। तो ये लिमिटेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होता है? तो कह रहा है कि द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू का मतलब आप लोग जानते हैं, सी की वैल्यू क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट, बोलो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या होता है? डायमेंशनल कांस्टेंट होता है। बोल्ट्जमान कांस्टेंट पढ़े होगे, एच पढ़े होगे, जी पढ़े होगे। जी की वैल्यू बताओ, जी की वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10 की पावर -11। स्मॉल जी की वैल्यू बताओ 10, या और एग्जैक्ट 9.8। तो यही सब डायमेंशनल कांस्टेंट होता है। आई थिंक अच्छे से समझ रहे हो, है ना। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका एरर। एरर समझते रहो, सुनते रहो, ध्यान दो, एरर भी इंपॉर्टेंट है। अरे तुम लोग को सिर्फ सुनना है, बोल तो मैं रहा हूँ, एनर्जी मेरा लॉस हो रहा है, तो सुनने में क्या जाता है? ऐसे ही शांति से बैठे रहोगे पागलों की तरह, इससे अच्छा सुन लो। एरर, एरर क्या होता है समझो। जैसे मान लो कि मैं एक्सपेरिमेंट करने गया, मेरे को एक्सपेरिमेंट में लिखना था 5.8 और मैंने लिख दिया 5.7, तो एरर आ गया कितने का? 0.1 का। तो वही कह रहा है कि एरर कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। पहला क्या है आपका? सिस्टमैटिक एरर, और दूसरा क्या है? रैंडम एरर। अब सिस्टमैटिक एरर 3 टाइप का होता है। कौन कौन? पहला है एक्सपेरिमेंटल एरर। वही एक्सपेरिमेंटल एरर, मान लो कि ये बॉस गया है, एरर बॉस गया एक्सपेरिमेंट करने, और एक्सपेरिमेंट करते करते इसको इंस्टाग्राम याद आ गया। तो इंस्टाग्राम याद आएगा तो कुछ ना कुछ गलत करेगा ही, तो वही एक्सपेरिमेंटल एरर है। अब मान लो इंस्ट्रूमेंटल एरर है, मान लो कि ये पोटेंशियोमीटर यूज कर रहा है और पोटेंशियोमीटर ही खराब है, तो क्या हो जाएगा? इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाएगा। ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर का मतलब मान लो कि बॉस को चश्मे में अच्छा दिखता और बिना चश्मे का अच्छा नहीं दिखता, तो बिना चश्मे का इसको देखना था 5.9 और इसने देख लिया 5.8, तो ये कैसा एरर है? ह्यूमन एरर, मतलब उससे मिस्टेक हुआ है। और एक होता है रैंडम एरर। डायरेक्ट नीट 2023 में एक क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था? कि कौन सा एरर है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो वो एरर कौन सा है? रैंडम एरर। बस यही पूछा था और 4 नंबर आराम से आ जाता। कैफ, कौन सा एरर है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते? यानी ध्यान दे रहे हो, ठीक है, ऐसे ही ध्यान दो, ठीक है। और ये सारे एरर हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारे एरर क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लो बॉस को बिना चश्मे का नहीं दिखता, तो चश्मा लगा के कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आगे आ जाओ, अगला है सिग्निफिकेंट फिगर। सब लोग ध्यान दो, सबसे एक एक क्वेश्चन पूछूंगा इसको पढ़ाने के बाद। 7 रूल है सिग्निफिकेंट फिगर का, और 7 रूल अभी दिमाग में भेजाऊंगा। कैफ देख, एक बार ध्यान दे। पहला रूल क्या कह रहा है? कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब 1994 है, नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। अगर मैं बोलूं 19230, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? हाँ, 5 गलती से भी मत बोल देना, जीरो को काउंट नहीं करेंगे, तो 4 है। तो पहला रूल समझ में आ गया। दूसरा रूल कह रहा है कि ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब है इसका कि ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट।
सिग्निफिकेंट मतलब 1 है 8 है, इसके बीच में 0 आया यानी ये काउंट होगा, ये काउंट होगा। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 5, यानी कितने हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। मान लो कि अगर मैं इसको 0 कर देता, देखो 1 0 8 0 0, अब बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर? क्या बात है, बहुत अच्छा। तो दोनों रूल समझ गए। तीसरा रूल आओ, तीसरा रूल किधर गया? ये कह रहा है ट्रेलिंग जीरोज विदाउट डेसिमल प्लेस नॉन सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब 1 2 3 इसके बाद 0 आया तो क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। कितने फिगर है? 3। अब यहां पर जैसे मैंने 1 2 3 0 लिखा तो कितने हैं? 3। छोटू बताएगा, बता रहे 1 2 4 0 3 0 0, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4। सबको समझ में आ गया? यानी ये 0 सिर्फ काउंट नहीं करेंगे। रूल नंबर 4 क्या कहता है? ऑल जीरोज आफ्टर डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर पॉइंट के बाद 0 आएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। जैसे 1.00 है, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 4। लेकिन अगर मैं 1 0 0 लिख रहा हूं, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1। समझ में आ गया? अब मैं यहां लगा दिया पॉइंट, अब बताओ कितने? 4। समझ में आ गया? पॉइंट के बाद काउंट होता है, पॉइंट से पहले मतलब पॉइंट लग गया ना तो सब काउंट हो जाएगा, पॉइंट नहीं लगाते तो सिर्फ 1 रहता। यह समझाना था। रूल नंबर 5 क्या कहता है? रूल नंबर 5 कहता है इफ द नंबर इज लेस देन 1। नंबर लेस देन 1 कब होगा? जब 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा। देन जीरोज लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज इनसिग्निफिकेंट। कहने का मतलब कि 0.025 है, 1 से कम है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो बताओ कितने आए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें बताओ कितने आए? हाँ, इसके पहले वाला ये 0 काउंट नहीं होगा। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो रूल नंबर 5 था। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक्सपोनेंशियल पावर डज नॉट इफेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। कहने का मतलब कि यहाँ पर 6.25 है इंटू 10 की पावर 3 है। बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3। ये 10 की पावर कुछ भी लिखो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। इतनी बात सबको समझ में आई क्या? बहुत ही अच्छा। इसके बाद रूल नंबर 7 क्या कह रहा है? रूल नंबर 7 कह रहा है फॉर फिक्स्ड नंबर सिग्निफिकेंट फिगर आर इनफिनाइट। अगर कोई भी नंबर आपका फिक्स है, कोई भी नंबर क्या है? फिक्स है, तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? इनफिनाइट। कहने का मतलब 5 बॉल फिक्स कर दिया ना तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? इनफिनाइट। 2 बुक फिक्स कर दिया, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? इनफिनाइट। अगर मैं कहूं कि स्मॉल जी की वैल्यू क्या बताओगे? 10 फिक्स है तो ये इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा? इनफिनाइट। यानी जो कांस्टेंट है उसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या? इनफिनाइट। क्या बात है मेरे बच्चे, तुम लोग मेरी मेहनत को समझ रहे हो। आगे देखो राउंडिंग ऑफ। ये आप लोग बचपन से जानते कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं। जैसे रूल नंबर 1 है, 3 ही रूल है समझो। अगर मान लो यहाँ 6.86 है तो अगर ये 6 है, ये बताओ 5 से ज्यादा है कि कम है? तो ज्यादा है तो 1 बढ़ा के लिख देना। 6.8 को मैं क्या लिख दूंगा? 6.9। यहां देखो क्या है? 3.94। ये बताओ 5 से कम है कि छोटा है? छोटा है, तो जो है वही रख देना। 2 सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ गया। अगर इस डिजिट के बाद 5 से ज्यादा तो 1 बढ़ा दो, 5 से कम तो जो है वही लिख दो। तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल देखो यहां पर 3 के बाद क्या है? 5, और 5 से पहले 3 है। 3 ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में 1 बढ़ा देना। 3 से क्या हो जाएगा? 4। लेकिन 5 के बाद यहाँ 4 क्या है? ऑड है कि इवन? तो इवन, तो जो है वही रहेगा, 4 रहेगा। समझ में आ गया? तो ये राउंडिंग ऑफ था। राउंडिंग ऑफ के बाद अब आप लोग समझोगे मीन वैल्यू। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं? जितना नंबर है सबको जोड़ो और उससे डिवाइड कर दो। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि 1 2 3 4 5 ले लिया। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है और ये क्या है? A5। तो मीन कैसे निकालोगे बताओ? ए मीन कितना आ जाएगा? सबको जोड़ोगे, जोड़ो। 15/5 आ रहा होगा।
3 आ गया, यानी ए मीन कितना आ गया 3, तो ये ए मीन आ गया। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है समझो, एब्सोल्यूट एरर होता है जैसे मान लो डेल्टा A1 निकालना है तो A1 में से ए मीन को माइनस करोगे तो A1 कितना है बताओ, अरे A1 कितना है 1, तो 1 में से किसको माइनस करोगे 3 को, तो क्या आ जाएगा -2। समझ में आया। ऐसे ही डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा AN निकाल लोगे तो ये क्या कह रहा है कि मे भी ये पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकता है। देखो निगेटिव आया ना, तो ए मीन हमेशा पॉजिटिव होगा, ए मीन क्या होगा हमेशा पॉजिटिव, लेकिन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो कहाँ होगा बताओ, A3 में, क्योंकि देखो A3 की वैल्यू कितना है 3 और ए मीन कितना आया है 3, तो आ गया ना 0। अब डेल्टा ए मीन कैसे निकालते हैं, जो ये वैल्यू आ रहा है ना उसको मॉड लो। मॉड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वैल्यू निगेटिव आया था तो निगेटिव को पॉजिटिव करवाने के लिए मॉड ले लिया, और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर दोगे तो डेल्टा ए मीन आ जाएगा। सपोज दैट, चलो निकाल ही दूं, डेल्टा ए मीन कितना आएगा, देखो यहां से डेल्टा A1 कितना आया -2, यहां से कितना आएगा 2 में से 3 माइनस करो -1, ये 0, 4 में से 3 माइनस करो 1, और ये कितना आ जाएगा, पांचवा कितना आ जाएगा 2, तो 2 1 3 2 5 और 1 कितना हो गए 6/5, तो यही क्या आ जाएगा डेल्टा ए मीन, यानी 1 पॉइंट कितना आ गया 2, 1.2 क्या आ गया डेल्टा ए मीन। अब आ जाओ, उसके बाद कहेगा कि रिलेटिव एरर बताओ, तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा ए मीन अपॉन में ए मीन। डेल्टा ए मीन कितना निकाले हैं बताओ, डेल्टा ए मीन कितना निकाले हैं 1.2, तो यहां पर ऊपर क्या रख दोगे 1.2, और ए मीन कितना आया था 3, ए मीन कितना आया था 3, तो यहां पर क्या रख दोगे 3, तो यहां पर रिलेटिव एरर क्या आ जाएगा आपका 1.2/3। मान लो रिलेटिव एरर ना पूछ के आपसे कहेगा परसेंटेज एरर बताओ, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, देखो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 1.23 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट उड़ाओ, यानी ये हो जाएगा 120/3, 3 चौका 12, यानी परसेंटेज एरर, ओह माय गॉड, यानी परसेंटेज एरर कितना आ गया 40 आ गया था। अरे वाह, ध्यान दे रहे हो मेरे शेर, थोड़ा सा और ऐसे ही ध्यान दो। परसेंटेज एरर कितना आ गया 40%। अब आ जाओ प्रोपगेशन ऑफ एरर। प्रोपगेशन ऑफ एरर का मतलब एडिशन है, एडिशन का मतलब C बराबर A प्लस B है, तो जब भी एरर निकालोगे तो दोनों एरर को जोड़ देना, अगर माइनस भी रहे तब भी प्लस ही करेंगे। जैसे समझो A बराबर दे दिया 3 माइनस 0.2 और B दे दिया 4 माइनस 0.1, कहेगा इसमें एरर बताओ कितना है, तो एरर के लिए क्या करोगे डेल्टा C बराबर दोनों को जोड़ दो 0.2 प्लस 0.1, यानी कितने का एरर है 0.3 का एरर है। तो वही है आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए सेम होता है। मल्टीप्लीकेशन में क्या करोगे डेल्टा A/A डेल्टा B/D, और डिवीजन में भी क्या करोगे डेल्टा A/A प्लस डेल्टा B/B। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक साल नीट में एक क्वेश्चन आ जाता है, किस पे, पावर पे। अगर x बराबर a की पावर p है, b की पावर p, c की पावर r, तो इसमें जो एरर निकालोगे क्या करोगे, जो पावर है उसको नीचे उतार दो, डेल्टा A/A, जो पावर है उसको नीचे उतार दो, डेल्टा B/B, जो पावर है उसको नीचे उतार दो, डेल्टा C/C। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि x इक्वल टू दिया 3 की पावर a की पावर 2 इंटू बी की पावर 3 इंटू सी की पावर -2, ऐसा दे दिया, और बोला कि ABC में A में 3% का एरर है, B में 2% का एरर है, C में 1% का एरर है, तो कहेगा ओवरऑल एरर बताओ कितना होगा। तो क्या करोगे डेल्टा x/x, बोलो इसका पावर कितना है, 2 को नीचे उतारो, A में कितने का एरर है 3 का, 3 लिख दो, प्लस B, इसकी पावर को नीचे उतारो 3, B में कितना एरर है 2% का 2, प्लस C का पावर कितना है, कहाँ गया -2, लेकिन इस C की पावर -2 है, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा +2, तो इसको नीचे उतारो, और इसका एरर कितना है 1, बस सॉल्व कर दो, आंसर आ गया 2 3 6 6 2 6 6 12 2 14, कितने परसेंट का एरर आया 14% का। तो समझे रहोगे तो ये 4 नंबर कहीं नहीं गया। इसके बाद आपको
लिस्ट काउंट पता होना चाहिए। लिस्ट काउंट किसके लिए क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो लिस्ट काउंट क्या होता है? मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट। आपसे कहेगा कि मीटर स्केल मिनिमम कितनी वैल्यू को मेजर कर सकता है, तो बोलना 1 मिलीमीटर। मीटर स्केल कितने तक के वैल्यू को मेजर कर सकता है? 1 मिलीमीटर तक के। वर्नियर स्केल कितने तक को करेगा? 0.1 मीटर। और स्क्रू गज कितना करेगा? 0.01 मिलीमीटर। तो आपसे पेपर में पूछेगा कि सबसे ऐसा स्केल बताओ जो मिनिमम वैल्यू को मेजर करेगा, तो क्या बताओगे? स्क्रू गज। क्या बताओगे? स्क्रू गज। कौन ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो 1 मिलीमीटर तक की एरर को मेजर कर सकता है, तो क्या बताओगे? मीटर स्केल। और 0.1 बोलेगा तो वर्नियर स्केल। ये पता होना चाहिए। अब ये होता क्या है देखो, ये है आपका वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है। यहां पर क्या है? A इंटू MSD। MSD का मतलब महेंद्र सिंह धोनी नहीं। MSD का मतलब होता है मेन स्केल डिवीजन। तो जो A टाइम्स मेन स्केल डिवीजन बराबर होता है B टाइम्स वर्नियर स्केल डिवीजन। इसमें देखो वर्नियर स्केल ये है और मेन स्केल ये है। तो यहाँ पर जहाँ क्वानसाइड होता है ना, जैसे 9-10 क्वानसाइड हो गया, उसी मेजर को लिया जाता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझ लो। तो लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं? MSD में से VSD को माइनस करते हैं। तो MSD माइनस VSD निकालो। VSD निकालोगे तो A के नीचे B आ जाएगा, तो A बाई B MSD आ जाएगा। MSD कॉमन ले लो, तो MSD कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस A बाई B। 1 माइनस A बाई B। तो सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। और रीडिंग क्या होगा? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद मेन स्केल इनटू लिस्ट काउंट। जो लिस्ट काउंट यहां से निकालोगे, बस फॉर्मूला है, बस खत्म हो गया है। देखो एक बार और, ऐसे ही आपका होता है स्क्रू गॉज। देखो ये स्क्रू गॉज है। स्क्रू गॉज क्या होता है? इसमें सबसे पहले आप समझोगे पिच क्या होता है। देखो ये घुमाने वाला होता है। ये क्या होता है? घुमाने वाला। तो एक कंप्लीट साइकिल ऐसे घुमाओगे ना, तो उसी को बोला जाता है पिच। तो पिच क्या है? डिस्टेंस ऑन मेन स्केल इन 1 रोटेशन। एक रोटेशन करोगे तो उसी को पिच बोलेंगे। लिस्ट काउंट का फॉर्मूला याद रखोगे। लिस्ट काउंट बराबर क्या होगा? पिच अपॉन में नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल पर डिवीजन। रीडिंग कैसे निकालते हैं? MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। तो ये था आपके